निराशा से भी आशा की लौ जगा देते हैं, असंभव को भी संभव बना देते हैं। उनकी सेवा भावना से, उनके महान कर्मों से हम इंसान उनको धरती पर भगवान की संज्ञा देते हैं। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 और मैं आरजे राघव आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं अपने ही अंचल के किसी खास मेहमान से। और आज की खास मेहमान जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर स्नेहा चेतवानी जी। आप डेंटिस्ट होने के साथ साथ कॉस्मेटिक एक्सपर्ट भी हैं और आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे डॉक्टर साहिबा से दांतों से जुड़ी समस्याओं के बारे में। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। धन्यवाद रेडियो 89.6 धूम का, जिन्होंने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया। जी मैम, हम और हमारे सभी श्रोता बहुत उत्सुक हैं आपके बारे में जानने के लिए। तो आप अपना परिचय बताएं कि आपने कहाँ से डिग्री की, कहाँ से प्रैक्टिस की। मेरा नाम डॉक्टर स्नेहा चेतवानी है। मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म बिलासपुर में हुआ, स्कूलिंग मेरी बिलासपुर से ही हुई। उसके बाद BDS की पढ़ाई मैंने राजनांदगांव छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से कंप्लीट की। उसके बाद 2008 से मैं रायगढ़ में प्रैक्टिस कर रही हूँ। फिर बीच में मैंने PG डिप्लोमा किया था क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी में, और आज 15 वर्षों से मेरा क्लिनिक लाइफलाइन केयर रायगढ़ में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। जी मैम, बहुत अच्छा लगा। और हम जैसे अपने श्रोताओं को बताए हैं कि दांतों से जुड़ी समस्याओं का उनको आज हल मिलेगा। तो मैम, हम अपने श्रोताओं के लिए सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि दांतों की देखभाल क्यों ज़रूरी है और इसकी देखभाल कैसे करें। देखिए, सबसे पहले अगर हम किसी को देखते हैं तो हमारी नज़र सबसे पहले उसकी स्माइल पर ही जाती है। जी। तो एक तरीके से जो स्माइल होती है, जो दांत होते हैं, वो आपके व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से निखार सकते हैं, बहुत अच्छे से बता सकते हैं। दूसरा, जो हमारा ओरल कैविटी होता है, जो हमारे माउथ होता है, वो एक तरीके से हमारे शरीर का आईना होता है। अगर हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, तो हम ओरल कैविटी में कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई किसी न किसी फॉर्म में हमें पता चल जाता है कि ये पेशेंट डायबिटिक है या इसे कुछ और तकलीफ़ है। जो हमारी ओरल कैविटी होती है वो हमारे शरीर का आईना होती है। और दांतों की देखभाल ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि आप जब तक हमारे दांत स्वस्थ नहीं रहेंगे, आपके दांतों में कोई ना कोई तकलीफ़ रहेगी, तो आपको खाना खाने में तकलीफ़ होगी, और जब आप अच्छे से खाएंगे नहीं तो आप स्वस्थ कैसे रहेंगे। तो दांतों को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। दांतों की देखभाल बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। दिन में 2 बार ब्रश 2 मिनट के लिए, और हर 6 महीने में आप अपने डेंटिस्ट से रेगुलर चेकअप। चलिए, बहुत बढ़िया। और मैम, दांतों में क्या संक्रमण भी हो सकता है? कुछ ऐसा रहता है जिससे दांतों में तकलीफ हो जाए, इसकी क्या वजह हो सकती है और यदि होता है तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? दांतों में भी संक्रमण हो सकता है क्योंकि दांत भी हमारे शरीर का ही हिस्सा है। दांत के अंदर भी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई रहता है, जैसे शरीर के बाकी हिस्सों में रहता है। तो संक्रमण दांतों में भी हो सकता है। यदि हमारे दांत में सड़न हो जाए, कैविटी हो जाए, जिसे कॉमन टर्म्स में या जो नॉर्मल लोग कहते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया, तो ये कीड़ा ऐसा कोई दिखने वाला कीड़ा नहीं होता। अच्छा। छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं जो दांतों को लेयर बाय लेयर खराब करते जाते हैं। पहले इनेमल को डैमेज करते हैं, फिर डेंटिन को डैमेज करते हैं, फिर दांतों के अंदर जो उनका नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई होता है, जो दांतों का पल्प होता है, उसे डैमेज करते हैं। तो वहाँ से वो इन्फेक्शन दांतों की जड़ों के नीचे और मसूड़ों में चला जाता है, तो फिर हमें तकलीफ होती है, तो हमें उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इसका ट्रीटमेंट संभव है? बिल्कुल बिल्कुल, इसका ट्रीटमेंट संभव है। जी मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और इसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ये जानना चाहते हैं कि मसूड़ों में जो खून आता है उसका क्या कारण हो सकता है, उसका क्या समाधान हो सकता है। और एक भ्रांति फैली हुई है या कहा जाए गलतफहमी है या अफवाह है कि किसी प्रकार का नशा करने से ये कम हो जा सकता है। सीधे तौर पर कहूँ कि लोग तंबाकू या गुड़ाखू का सेवन कर लेते हैं, तो ये कहाँ तक सच है या ऐसा होता है कि नहीं होता है, इसमें आप यदि कुछ राय देना चाहें तो। मसूड़ों में खून आना जो है ये बहुत ही आम समस्या है। हर चौथे या 5वें व्यक्ति को ये समस्या का सामना करना पड़ता है। यह बेसिकली ये समस्या इसीलिए होती है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारे माउथ के अंदर 1 से 1.5 घंटे में प्लाक का डिपोजिशन होता है। प्लाक ये क्या होता है, इसके बारे में? प्लाक कुछ नहीं है, हम जो खाना खाते हैं उसके बाद जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है वो खाने को डिसॉल्व करता है और खाना
अंदर हम स्टमक में ले लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे माउथ में रहती हैं, वो एक पतली सी फिल्म बना के दांतों के ऊपर वो चिपक जाती है, तो उसे प्लाक कहते हैं। अगर वो प्लाक रिमूव नहीं किया तो फिर धीरे धीरे उस प्लाक के ऊपर कैल्सिफिकेशन होने लगता है और वो टाटर का रूप ले लेता है, जो एक पीली सी मोटी सी परत के रूप में दांतों के ऊपर जमा हो जाता है। अगर ये पीली परत जमी रही दांतों के ऊपर तो वहाँ जो मसूड़े होते हैं उनमें इन्फेक्शन होने लगता है और मसूड़ों में सूजन आने लगती है, और मसूड़े अगर सूज जाएंगे तो वो टच करने से ही ब्लीड करने लगेंगे, या उनमें आप ब्रश लगाएंगे तो भी ब्लीडिंग होने लगेगी। तो उस वजह से ये समस्या बढ़ जाती है। अगर टाइमली हमने प्लाक को रिमूव कर दिया, जैसे खाना खाने के बाद आपने कुल्ला किया और रात में ब्रशिंग कर ली, तो ये प्लाक की लेयर रिमूव हो जाती है। उसके बाद फिर ऐसा कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन रूटीनली भी हमें कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं दांत के जहाँ आपका ब्रश नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ पे प्लाक डिपोजिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हर 6 महीने में आप डेंटिस्ट के पास अपना एक रूटीन चेकअप कराइए। बहुत रूटीन प्रोसीजर है स्केलिंग, जो अल्ट्रासोनिक स्केलर से हम करते हैं। उसमें दांत के ऐसे एरिया जहाँ पे आपका ब्रश नहीं पहुँच पा रहा, वहाँ हम स्केलिंग कर देते हैं, तो जो हल्के फुल्के डिपॉजिट्स हैं वो क्लीन हो जाते हैं, तो आपके मसूड़े स्वस्थ बने रहते हैं। और ये जो मिथ है कि गुड़ाखू करने से या तंबाकू करने से वो समस्या ठीक हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुड़ाखू या तंबाकू यानी कि टोबैको का सेवन किसी भी रूप में, चाहे आप सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, चाहे आप गुड़ाखू कर रहे हैं, चाहे आप तंबाकू ले रहे हैं या पाउच खा रहे हैं या पान में खा रहे हैं, किसी भी रूप में तंबाकू जो है आपके शरीर के लिए, आपके माउथ के लिए हानिकारक है। बहुत अच्छा बताया मैम। और अगला प्रश्न है कि तकनीक में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो कौन कौन सी तकनीक हैं जिनसे दांतों का इलाज संभव है? आज से 20 साल 25 साल पहले जैसा डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस किया जाता था और आज जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज हमारी कोशिश यही रहती है कि किस तरीके से हम अपने नेचुरल दांत, जो हमारे भगवान के द्वारा दिए हुए नेचुरल दांत हैं, उन्हें किस तरीके से हम बचा सकते हैं। तो जितने भी आधुनिक सुविधाएं हैं उनमें हर तरीके से हम यही कोशिश करते हैं कि रूट कैनाल प्रोसीजर्स के थ्रू हम अपने दांतों को सेव करके रख सकें। उनमें कैपिंग की जाती है कि कम से कम दांत की जड़ अच्छी है तो ऊपर से आपका फंक्शन जो है दांतों का, खाने का, चबाने का काम, वो चलता रहे। और एक्सरेज जो हैं आज डिजिटलाइज्ड हो गए हैं, इम्प्रेशन टेक्निक्स जो हो गई हैं वो भी स्कैनर के थ्रू हो जाती हैं। एक्यूरेसी जो है, काम करने की जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा अच्छी हो गई है कि हम किसी के अगर हम नकली दांत भी बना के दे रहे हैं तो वो एक्यूरेट बनते हैं। अच्छा। वो ऐसा नहीं लगता कि उसने नकली दांत लगाए हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है डेंटिस्ट्री में। और अगर किसी के दांत नहीं है तो हम उन्हें रिप्लेस भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से रिप्लेस करते हैं। उनका फंक्शन जो होता है बिल्कुल नेचुरल दांतों की तरह ही रहता है। और एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, डेंटल इम्प्लांट्स क्या होते हैं? बस यही मैं आपको बता रही थी कि जब हमारे पास दांत नहीं है या किसी के दांत किसी वजह से निकल गए हैं, उन्हें हम रिप्लेस करने का जो तरीका है वो एक डेंटल इम्प्लांट कहलाता है। डेंटल इम्प्लांट जो है वो सबसे अच्छा वे है मिसिंग टीथ को रिप्लेस करने का। उसमें एक स्क्रू होता है, जो स्क्रू हम दांत जो होते हैं हमारे बोन के ऊपर जमे हुए होते हैं, तो उस बोन के अंदर में हम वो स्क्रू को प्लेस कर देते हैं और कुछ समय बाद उसके ऊपर एक दांत लगा दिया जाता है जो बिल्कुल नेचुरल टीथ की तरह काम करता है। और एक एक दांत भी लगाए जा सकते हैं कि पूरे एक साथ चेंज करने होते हैं? जैसा रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आपका कोई एक दांत मिसिंग है तो हम एक दांत लगा सकते हैं, और डेंटल इम्प्लांट्स के थ्रू अगर किसी के सारे दांत नहीं हैं तो पूरे दांत भी लगा सकते हैं। तो इसमें मैम जैसे देखते हैं कुछ अंदर दांत 2-3 इकट्ठे जुड़े रहते हैं। हाँ। तो यह सामने के कुछ, तो हर प्रकार के सभी कर सकते हैं? सभी कर सकते हैं, सभी। बस उसमें ये रहता है कि अगर आप डायबिटिक हैं और आपका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। बाकी जनरली डेंटल इम्प्लांट्स जो होते हैं बहुत सेफ रहते हैं। मैम अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या दांतों की सफाई से दांत कमज़ोर भी होते हैं? ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अच्छा। हमारे पास रोज़ ही ऐसे पेशेंट्स आते हैं और वो रोज़ ही ये ऐसा बोलते हैं हमें कि नहीं, हम सफाई नहीं कराएंगे, हमारे दांत कमज़ोर हो जाएंगे। तो मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दांतों की सफाई करने से दांत बिल्कुल कमज़ोर नहीं होते। दांतों की सफाई जो प्रोफेशनल तरीके से की जाती है वो अल्ट्रासोनिक स्केलर से की जाती है, जिसमें आपके दांतों को कोई नुकसान नहीं होता है और ये बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है। तो मैम इसी से संबंधित हम कुछ जानना चाहते हैं, क्या दांतों के सड़न का इलाज दवाई से किया जा सकता है?
आपने बहुत अच्छा किया ये क्वेश्चन पूछ के, क्योंकि ये ऐसी समस्या हम रोज़ फेस करते हैं। बहुत बार पेशेंट्स आते हैं एकदम सीवियर पेन में होते हैं, दांतों में कैविटी है और उन्हें बस लगता है कि बस दवाई ही दे दो और हमारी कैविटी इसी से ठीक हो जाए। तो ऐसा नहीं कर सकते हम। दवाई तो आपका पेन ज़रूर रिलीव करेगी, आपके इन्फेक्शन को ज़रूर कम करेगी, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही रहता है। दांतों में अगर एक बार सड़न हो चुकी है, दांतों में अगर कैविटी इनिशिएट हो चुकी है, तो उसे हमें रिमूव करना ही पड़ेगा, तभी वह जाती है। दवाई जो है टेम्प्रेरी सोल्यूशन है, कुछ समय के लिए आपको रिलीफ देने के लिए वो रहता है, या सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहता है। जब हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसके साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहता है मेडिसिन का, अदरवाइज़ हमें दांत में काम करना ही पड़ता है। तो मैम अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, अधिकतर हम देखते हैं कि दांत सही शेप में नहीं होते हैं, किसी के आगे पीछे या किसी के बाहर होते हैं, तो क्या उनको सही शेप में लाया जा सकता है या किस उम्र तक लाया जा सकता है? बचपन से ही देखना पड़ेगा कि किसी भी उम्र में हम उनको सही कर सकते हैं? यदि दांत आगे पीछे हैं या दांत बाहर निकले हुए हैं या दांतों के बीच में गैप है, तो इन सभी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। और यदि हम बचपन से ही ध्यान देने लगें, 6 साल की उम्र में बच्चों के दूध के दांत गिरने लगते हैं और उनके परमानेंट टीथ आने लगते हैं। यदि हम उसी समय ध्यान देने लगें कि 6 साल 7 साल का बच्चा हो गया है, उसके दूध के दांत सामने के गिरने चाहिए, जो कि नहीं गिरे हैं, और उसका जो नया दांत है वो पीछे से या आगे से आने लग गया है, तो यदि आप अपने डेंटिस्ट से उसी समय संपर्क कर लें तो टाइमली वो बच्चों के दूध के दांतों को, जो खुद से नहीं गिर रहे हैं, उनको निकालते जाएंगे, तो जो नया दांत आ रहा है उसको स्पेस मिल जाएगी, वो प्रॉपर अपनी जगह पे आएगा। लेकिन कई बार होता है वहाँ पे स्पेस ही नहीं रहती है, तो दांत आगे पीछे आने लगते हैं। तो वैसी अगर समस्या रहती है तो जब बच्चे 11-12 साल के हो जाते हैं तो उनके दांतों में हम तार लगाते हैं, जिसे ब्रेसेस कहते हैं या ब्रैकेट्स कहते हैं, उनके द्वारा उन्हें ठीक किया जा सकता है, उन्हें शेप में लाया जा सकता है। और आज जो नई टेक्नोलॉजी हम अपनी क्लिनिक में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्विजिलाइन या एलिडेंट या इल्यूजन अलाइनर्स के फॉर्म में। ये अलाइनर्स जो होते हैं तार के रूप में नहीं होते हैं, ये एक ट्रांसपेरेंट मोल्ड होता है जो दांतों पे लगाया जाता है, तो आपके वो विजिबल भी नहीं रहते और बच्चों के दांत धीरे धीरे शेप में भी आ जाते हैं। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि दूध के दांत नहीं गिरते हैं जल्दी या समय पर नहीं गिरते हैं, इस वजह से शेप बच्चों का खराब होता है या किसी व्यक्ति का एक रीज़न है, ये अच्छा। एक रीज़न है। अच्छा। डॉक्टर स्नेहा, हम आपसे अब ये जानना चाहते हैं, अधिकतर हमको ये सुनाई देता है कि ठंडा गर्म खाने से कुछ तकलीफ़ होती है, झंझनाहट होती है, कुछ समय से ये प्रश्न हमको ज़्यादा सुनाई देते हैं आजकल, तो इसकी क्या वजह हो सकती है और इसको दूर कैसे किया जा सकता है? दांतों में जो झंझनाहट होती है या ठंडा गर्म खाने से तकलीफ़ होती है, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जिनमें से बहुत जो कॉमन कॉज है, जो सबसे ज़्यादा देखने में मिलता है, वो जो दांत घिस जाते हैं लोगों के, एट्रीजन जिसे कहते हैं। अगर किसी को पाउच खाने की हैबिट बहुत ज़्यादा है, पान खाने की हैबिट बहुत ज़्यादा है, या कई लोग होते हैं जो बहुत ज़ोर ज़ोर से घिस के ब्रश करते हैं या उनका ब्रश बहुत हार्ड होता है, तो उनके दांत घिस जाते हैं। दांतों के घिसने की वजह से ऊपर का एनामल जो है वो वेयर ऑफ हो जाता है, तो दांतों में ठंडा गर्म या झंझनाहट की तकलीफ़ आती है। और यदि किसी के दांतों में कैविटी है या सड़न है और वो थोड़ा डीप है या अंदर तक है, तो उस पर्टिकुलर एक दांत में भी झंझनाहट या ठंडा गर्म लग सकता है, ये भी एक कारण रहता है। तो इसको दूर कैसे किया जा सकता है? पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि किस वजह से है। अगर पेशेंट की हैबिट की वजह से है कि बहुत ज़ोर से ब्रश कर रहे हैं और उसकी वजह से उनका दांतों को नुकसान हो रहा है, तो उनकी हैबिट को भी ठीक करना पड़ता है। कई बार लोगों को आदत होती है दांत किटकिटाने की, वो आपस में दांतों को एक दूसरे से ज़ोर से टकराते रहते हैं, जिसे ब्रुक्सिज्म कहते हैं। ठंड में अधिकतर देखते हैं होता है। दांतों को एक दूसरे के साथ जोर से ऐसे भींचते रहते हैं, जिसे ब्रुक्सिज्म कहा जाता है। उसकी वजह से भी दांत बहुत घिसते हैं, तो उसके लिए उन्हें एक नाइट गार्ड हम बना के देते हैं। और अगर उन्हें हैबिट है पाउच वगैरह की, पान वगैरह की, तो उसे उन्हें रोकना पड़ता है। और एक बार अगर ज़्यादा तकलीफ बढ़ चुकी रहती है तो फिर दांतों का रूट कैनाल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ये रूट कैनाल क्या होता है मैम? रूट कैनाल एक तरीके का प्रोसीजर होता है जिसमें जो इन्फेक्टेड पल्प है दांत का, उसको रिमूव किया जाता है, वहाँ पे फिलिंग की जाती है, और अगर ज़रूरत होती है तो उसके बाद दांत के ऊपर क्राउन या कैप दिया जाता है। तो अपने क्लिनिक में ये सुविधा उपलब्ध है रायगढ़ में? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि खान पान में दांतों का क्या असर पड़ता है, कि जैसे हम कुछ भी खा लेते हैं उसकी वजह से भी क्या दांतों को तकलीफ हो सकती है या उसमें कुछ सड़न हो सकती है?
जी बिल्कुल हो सकती है। खान-पान का तो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर हमेशा ही हमारी हैबिट में, हमारे रूटीन खाने में स्टिकी चीज़ें हैं, जंक फूड है, जो दांतों में चिपका रहता है, तो वो नुकसान करता है। क्योंकि अगर चॉकलेट्स है, च्युइंगम है या ऐसी चीज़ें हैं जो दांतों पे चिपक जाती हैं, तो वो इन्फेक्शन को बढ़ावा देती हैं। बैक्टीरियाज जो है उनमें जल्दी ग्रो करते हैं और आपके दांतों को डैमेज करेंगे। दांतों की सेहत के लिए भी फाइबर वाले फूड हो गए, सैलड हो गया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए। तो हेल्दी फूड हमारे शरीर को हेल्दी रखने के साथ साथ दांतों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। लोगों की आदत होती है बहुत सारा जंक फूड खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, बच्चे भी चॉकलेट्स खाते हैं और फिर ब्रश नहीं करते हैं। वो चॉकलेट्स अगर दांतों पे चिपका रहेगा तो उस पे बैक्टीरिया डेवलप होंगे और वो दांतों को नुकसान करेंगे। चलिए मैम, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो जो बच्चे सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो ध्यान दें कि यदि चॉकलेट खाएं अच्छी बात है, मगर ब्रश ज़रूर करें। जी मैम, प्रोग्राम को अब हम आगे बढ़ाते हैं और एक प्रश्न मेरे मन में बहुत समय से चलता आ रहा था और मैं सोचा था आपसे जब भी मिलूंगा तो पूछूंगा कि ये अक्ल डांड आती है, तो ये क्या है? इसमें सच में अक्ल आती है कि नहीं आती? मेरे भी बहुत बार मसूड़ों में दर्द हुआ, घर वाले बोलते हैं कि तुम्हारी अक्ल डांड आ रही, तुम्हें बोला अक्ल आ रही कि नहीं आ रही। याद तो मुझे वैसे भी कुछ रहता है, कुछ नहीं रहता है। तो इसका अक्ल से क्या संबंध है कि केवल बोल दिए हैं कि अक्ल डांड आ रही है? अकल दाढ़ का अकल से कोई संबंध नहीं है। विजडम टूथ नाम है ज़रूर इसका। जनरली विजडम टूथ जो है हमारा थर्ड मोलर होता है। अच्छा। हमारे दांतों के सेट में हमारे पास हर क्वाड्रेंट में 3 मोलर्स होते हैं, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, और जो थर्ड मोलर होता है वो एक तरीके का एक्स्ट्रा टूथ होता है। अच्छा। अगर हम कुछ सेंचुरीज पीछे चले जाएं तो इवोल्यूशन के प्रोसेस में जब जो था वो 3 मोलर्स होते थे, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है हमारी ह्यूमन स्पीशीज़ का, हमारे जो ह्यूमन जॉज हैं, जो हमारी हड्डी है दांतों की, वो छोटी होती जा रही है। तो उस थर्ड मोलर को एकोमोडेट करने के लिए हमारे जॉज में स्पेस नहीं होती है, और ये थर्ड मोलर जो है आफ्टर 18 ईयर्स की एज में निकलता है। अच्छा। तो तब तक हमारे जॉस पूरे डेवलप हो चुके रहते हैं, बोन पूरी डेवलप हो चुकी रहती है। उसको एकोमोडेट करने के लिए बहुत बार होता है कि स्पेस नहीं होती है, तो वो प्रॉपर सीधा आने की बजाय किसी एंगुलेशन पे आता है या आड़ा टेढ़ा आता है, तो वो तकलीफ़ देता है। इसीलिए एक तरीके का अब ये हो गया है कि जो थर्ड मोलर है या जो विजडम टूथ है, जिसे अकल दाढ़ कहते हैं, वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका हमारी बॉडी में यूज़ नहीं है। अच्छा। तो अगर वो तकलीफ़ देता है तो उसे निकाल देना ही बेटर ऑप्शन रहता है। तो कभी कभी हम सुनते हैं कि अपने आप वो दर्द दूर हो जाता है। हाँ। तो कितने समय में दूर हो जाता है, या फिर कोई दवाई लेकर के उसको दूर अगर किया जा हमारे सकता जॉ है? में स्पेस रहती है और वो सीधा सीधा दांत अगर आ रहा है तो एक बार तो वो तकलीफ देता है निकलते समय, लेकिन अगर वो स्पेस है और वो प्रॉपर आ गया तो फिर वो जॉ में बना रहता है, आपके खाने में भी यूज़ होगा, फिर उससे निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हम एक्सरे करते हैं और हमारे एक्सरे में दिखता है कि वो दांत टेढ़ा है, या वो सामने वाले दांत को ख़राब कर रहा है, या अंदर ही उसमें इन्फेक्शन हो रहा है या सिस्ट बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको नहीं रखा जाता, फिर उसे निकाल देना ही बेटर ऑप्शन रहता है। क्योंकि मुझे भी दर्द हुआ मगर उसके बाद ठीक हो गया, मतलब मेरे ठीक होंगे। ठीक हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ मैम, हमने सुना है कि 32 दांत होते हैं, तो क्या सचमुच 32 होते हैं? किस उम्र तक 32 दांत आते हैं? और जैसे आपने बताया कि दूध के दांत टूट जाते हैं एक उम्र तक, तो किस उम्र तक यदि दांत टूटें तो दोबारा आ सकते हैं? 6 साल की उम्र तक दूध के दांत रहते हैं, जिन्हें मिल्क टीथ या डेसिडियस टीथ कहा जाता है। जब बच्चा 6 साल का होता है तो धीरे धीरे पहले सामने के दांत, नीचे के, फिर ऊपर के दांत वो टूटने लगते हैं, और 12 साल की उम्र तक आते आते सारे दूध के दांत गिर के सारे जो परमानेंट टीथ हैं वो आ चुके रहते हैं। कभी कभी 13-14 ईयर्स तक भी आते हैं। तो ये जो 28 दांत हैं ये हमारे 14 ईयर्स की एज तक आ जाते हैं और ये सारे परमानेंट होते हैं। लेकिन जब हम अभी विजडम टूथ की बात कर रहे थे, अकल दाढ़ की बात कर रहे थे, ये जो दांत होता है ये आफ्टर 18 ईयर्स आता है। तो 4 विजडम टूथ होते हैं और ये चारों आफ्टर 18 ईयर्स डेवलप होने लगते हैं, इसलिए अकल दाढ़ तो कहते हैं। हाँ, 18 to 25 ईयर्स की एज तक ये विजडम टूथ आपके ओरल कैविटी में आते हैं। और मैम किस उम्र तक टूटते हैं कि दोबारा नहीं आते हैं? 14 साल के बाद टूटने के 14 बाद? साल के बाद अगर आपके माउथ में सारे परमानेंट दांत एक बार आ चुके तो भगवान ने हमें 2 ही सेट दिए हैं, तीसरा सेट नहीं दिया है। इनमें से परमानेंट टीथ आने के बाद अगर कोई दांत गिरता है या ख़राब हो जाता है तो वो दोबारा नहीं आता है। तो श्रोताओं, आपने सुना, और जिनकी उम्र 14 साल से ऊपर हो गई हो वो लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि इस उम्र में यदि आपके दांत टूटेंगे तो वापस आने की संभावना नहीं है। तो मैम, अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा
मोड़ते हैं अपने प्रोग्राम को, हमने सुना है कि आप कॉस्मेटिक एक्सपर्ट भी हैं, तो उसमें हमारे श्रोताओं को आप बताएंगे कि स्किन की देखभाल करना या कैसे करते हैं, उसके बारे में यदि आप कुछ कहना चाहें तो। क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी मैं एज अ प्रैक्टिस करती हूँ, क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो इसमें हम डील करते हैं बेसिकली जो चीज़ें आपको सुंदर बना सकती हैं, अच्छा। जो आपकी स्किन को यंग बना सकती हैं, जो प्रैक्टिसेस या जिन प्रोसेस से हम आपकी स्किन में जो दाग धब्बे हैं, झुर्रियाँ हैं, मुहासों के गड्ढे हैं, मुहासे हैं, इन चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि लेज़र्स होते हैं, कई तरीके की लेज़र्स होती हैं जिनसे अलग अलग प्रोसीजर्स के द्वारा आपकी स्किन को यंग बनाया जा सकता है और जो झाइयाँ डेवलप हो जाती हैं उन्हें दूर किया जा सकता है। और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जैसे कि बोटॉक्स होते हैं, डर्मल फिलर्स होते हैं, जिनसे आपकी झुर्रियों को हटाया जा सकता है। तो जो प्रोसेस आपको सुंदर बनाने के लिए रहते हैं, अच्छा। उनमें हम डील करते हैं, तो इसे कॉस्मेटोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, आपकी सुंदरता का भी यही राज है क्या? खुद को तो अपडेट रखना ही बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि आप, हम कह सकते हैं कि आपकी भी त्वचा से उम्र का पता नहीं चलेगा। थैंक यू। तो मैम, ये तो सुंदर बनाने की बात हो गई, मगर आपकी सुंदरता का एक राज और हो सकता है क्या, कि आप खाली टाइम पे क्या करती हैं अपने आप को फ्रेश रखने के लिए? या स्ट्रेस, तो आपका पेशा ऐसा है कि स्ट्रेस तो होता ही होगा, उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं या उससे दूर रहने के लिए? स्ट्रेस से दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी न किसी फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाइए। किसी भी तरीके की फ़िज़िकल एक्टिविटी, चाहे आप रनिंग करिए, चाहे वॉकिंग करिए, चाहे स्विमिंग करिए, या चाहे जिम जाइए। तो कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी जब हम करते हैं तो हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जो आपको स्ट्रेस से दूर रखता है। तो मैं रेगुलर जिम जाती हूँ, तो जिससे फिटनेस थोड़ी सी मेंटेन रहती है। और अपनी हॉबीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। अपने आप को खुश रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जिस चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, जो आपका पैशन है, उसे बना के रखना चाहिए। कॉलेज टाइम से हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व रहती थी, मैं स्टेज एंड ऑल। सो ये लॉकडाउन के टाइम पे एक तरीके का बोलिए कि हमें एक लॉकडाउन इन्वेंशन था। मैंने कुछ ब्यूटी पेजेंट्स में पार्टिसिपेट किया एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे फेस ऑफ इंडिया का टाइटल मिला। मिसेस इंडिया वर्ल्ड का आई वॉज द फाइनलिस्ट। मैं मुंबई गई थी, दमन गई थी। तो ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस थे जो मैं हमेशा चेरिश करती रहूँगी। और बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन भी आया, हमारे अंदर भी आया, हमारी मेंटालिटी में भी आया। हम फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हो गए, मेंटली भी और स्ट्रॉन्ग हो गए। एक अलग दुनिया देखने को मिली, एक अलग ग्लैमर वर्ल्ड देखने को मिला। तो ये चीज़ें आपको हमेशा हैप्पी रखती हैं, खुश रखती हैं। ये तो बहुत प्राउड की बात है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप वहाँ तक पहुँच गई हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैम, आपसे बात करते करते तो समय का पता ही नहीं चला और अब समय थोड़ा सा बचा है हमारे पास। तो मैम, हमारे श्रोता, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे एज ए डेंटिस्ट या एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट, कि अपने दांत को सही रखें और अपनी सुंदरता, ये तो बहुत ज़रूरी है। और मैं कह दूँ 2 शब्दों में कि दांत और चेहरा दोनों सुंदरता आप निखार सकती हैं। जी धन्यवाद। और देखिए, जब हम किसी को भी देखेंगे, मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगी, जब हमारी नज़र किसी पे भी जाती है तो हम सबसे पहले दांतों को और उसके स्किन को ही देखते हैं। उसी से हम एक जनरलाइज्ड अपना नोशन बना लेते हैं कि ये पर्सन ऐसा होगा, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी ऐसी होगी। तो दांतों को और स्किन को अच्छा रखना, सेहतमंद रखना बहुत ज़रूरी है। सुंदरता तो अलग पैमाना है, सुंदरता के पैमाने आजकल बहुत बदल गए हैं। लेकिन आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हैं, जब आप अच्छे दिखते हैं, जब आप सुंदर दिखते हैं, तो आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप चाहे किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हो, आप अगर अच्छे दिखेंगे तो उस कॉन्फिडेंस के साथ जो आप काम करेंगे, तो आपका जो वर्क करने का जो एफिशिएंसी है, वो शायद 110% इम्प्रूव हो जाती है। क्या बात। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने आप को एफिशिएंट बनाने के लिए। और दूसरी चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि सेहतमंद रहना तो बहुत ज़रूरी है। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। तो अपनी सेहत के साथ साथ अपने परिवार की सेहत, अपने सोसाइटी की सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। जी मैम, इसी से जुड़ी हुई एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए आप यदि कुछ कहना चाहें। डेंटिस्ट्री जो है, इट्स एन आर्ट, इट्स अ मिक्सचर ऑफ साइंस एंड आर्ट। डेंटिस्ट्री के लिए भी आपको मेडिकल की ही पढ़ाई करनी पड़ती है। आपको नीट का एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा। बायो ऑप्ट करके 11th-12th में नीट का ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नीट के थ्रू ही आपको डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा।
तो जो बच्चे एस्पायर कर रहे हैं डेंटिस्ट बनने के लिए, उन्हें नीट के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना पड़ेगा, वहाँ से एग्ज़ाम क्लियर करके उन्हें डेंटल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसा लगता है बात करते ही जाएं, मगर समय कभी कभी अनुमति नहीं देता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज हमारी मेहमान थी डॉक्टर स्नेहा चेतवानी, जिसका संचालन किया आपके दोस्त आरजे राघव ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमाशंकर शुक्ला। तो अब अपने दोस्त आरजे राघव को दीजिए अनुमति, मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी प्रोग्राम में, मगर आप कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो धूम, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। नमस्कार।